नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमार, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। आपके प्रथम वर्ष DNYS कोर्स के अंदर लगभग 6 पेपर हैं, जो 3 थियोरेटिकल है और 3 प्रैक्टिकल पेपर हैं। तो थियोरेटिकल पेपर जो है उनके सब्जेक्ट कोड है 811, 812 और 813। तो वैसे तो आपके पास में प्रिंटेड बुक्स जो है वो पहुंच चुकी होगी, उनका आप अध्ययन कर ही रहे होंगे, पर आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए इंस्टीट्यूट ने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिनको इन वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोज़ के अंदर हमने 811 सब्जेक्ट कोड की पूरी सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, और 812 जो है प्राकृतिक चिकित्सा का आधारभूत ज्ञान जो सब्जेक्ट है उसके भी लगभग 10 चैप्टर जो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गए हैं। आज जो हम अध्ययन करेंगे 11वें चैप्टर के बारे में। अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं तो उनको देखें, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो आज पढ़ेंगे हम 11वां चैप्टर, जल तत्व चिकित्सा। तो इसमें बताते हैं कि जल तत्व की उत्पत्ति पंच महाभूतों में इसका क्या स्थान है। तो पंच महाभूतों में जल तत्व को चौथे स्थान पर रखा गया है। ये जीवन का मूल आधार है। प्राणों के धारणा के लिए जल अनिवार्य है, और शरीर का लगभग 75% हिस्सा जो होता है वह जल का होता है। तो शरीर में जल के प्रमुख कार्य क्या है कि रक्त और लसिका को तरल बनाए रखता है, आहार रस का रक्त में पहुंचाने का कार्य करता है, फिर रक्त से परिवहन तंत्र के माध्यम से पोषक तत्वों को कोशिकाओं के अंग प्रत्यंग तक पहुंचाता है, और हमारे शरीर की क्रियाविधि को सुचारू रखता है। तो जल की उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे कि प्रलय काल व सूर्य काल में क्रमशः सृष्टि का जल निमग्न हो गया। उसी से उदित होने के प्रसंग कई पौराणिक ग्रंथों में पाए जाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के समय ईश्वरीय शक्ति के द्वारा आकाश, वायु, तेज के प्रादुर्भाव के बाद में अग्नि के विकार स्वरूप रस तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, जिससे जल तत्व की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से इसका पूरा एक प्रोसीजर है कि इसमें बताया गया अग्नि के विकार स्वरूप रस तन्मात्रा की उत्पत्ति होने से जल तत्व की उत्पत्ति हुई। तो जल तीनों रूप में प्रकृति से मिलता है। प्रकृति के अंदर 3 प्रकार के जल का एक प्रारूप पाया जाता है। सबसे पहले मृदु जल, स्थायी कठोर जल और अस्थायी कठोर जल। तो मृदु जल जो है वो कुएं, वर्षा, नदी का जल, इसमें लवण की अनुपस्थिति होने के कारण ये मृदु जल कहलाते हैं। पर स्थायी कठोर जल जो होते हैं, जो स्थायी रूप से कठोर होते हैं, वो बाइकार्बोनेट के अतिरिक्त अन्य लवण के समावेश से वो जल स्थायी कठोर हो जाता है। इनको पीने लायक करना बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं। अगला जो है अस्थायी कठोर, जिन्हें पीने लायक बनाया जा सकता है छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स के द्वारा। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट से युक्त होते हैं। इसके लिए इनकी बॉन्डिंग तोड़ना आसान होता है, और ये जल्दी से साफ होकर हमारे पीने लायक बन सकते हैं। जल के स्त्रोतानुसार गुणधर्म क्या है कि जल के आभ्यंतर प्रयोग से कई रोगों को दूर किया जा सकता है। इसको पीने से या इसके इंटरनल यूजेस से बहुत सारे रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो शारीरिक क्रियाओं के संपादन के लिए जल तत्व अति आवश्यक है। शरीर से विषैले पदार्थ भी समुचित समय से निष्कासित होते हैं। क्यों? क्योंकि जल अपना काम करता है। यौगिक क्रियाओं में भी जल को बहुत महत्वता से इसका उपयोग किया गया है। इसके शरीर की शुद्धि के लिए यौगिक क्रियाओं में नेति, धोती, बस्ती आदि जो है शरीर की शुद्धिकरण जल के द्वारा ही करवाई जाती है। अगला जो बात बताते हैं इसमें कि शरीर में 3 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, पाचन, समीकरण, विसर्जन। इन तीनों के लिए जो है ना हमारे शरीर के अंदर जल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो पाचन के लिए आवश्यक है, फिर समीकरण पूरे शरीर के अंदर फैलने के लिए आवश्यक है, और शरीर से निकलने के लिए भी, जो मल है उसको बाहर निकालने के लिए भी जल बहुत ही ज़रूरी तत्व है। जलपान की विधि क्या है? तो जलपान की विधि बताते हैं कि यदि भोज्य पदार्थ अधिक रुक्ष हो, बहुत ड्राई या ऐसा कुछ है जो सूखा हो, उस समय भोजन को घूट घूट करके आप भोजन के साथ में ले सकते हैं। अन्यथा आपको हमेशा भोजन को दूसरे अलग प्रकार के जो भोजन है उनके साथ में नहीं लेना है, बल्कि आधा घंटा पहले आप भोजन से जल लेना चाहे तो ले सकते हैं, वरना भोजन के 2 घंटे बाद ही जल का सेवन करें। तो इससे क्या होगा, आपका भोजन का पाचन बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, शरीर में रोगों की कमी बनी रहेगी। एक और कॉन्सेप्ट आता है जल चिकित्सा के अंदर, उष्पान या उषापान। उष्पान यानी सूर्योदय के 3 घंटे पहले
दाहिने नासा छिद्र से या मुंह से धीरे धीरे कर कर रात भर लगभग 12 घंटे तक तांबे के पात्र में रखा गया जल पीना उष्णपान कहलाता है। इससे जल में तांबे के रासायनिक गुण भी आ जाते हैं और स्वास्थ्यवर्धक होता है और इससे शरीर जो होता है निरोगी और दीर्घायु होता है। उष्णपान में जल की मात्रा कितनी लेनी है? लगभग पहले तो उसमें 1 लीटर बताया जाता है, किंतु आयुर्वेद के अंदर 250 ग्राम तक 1 गिलास पानी उष्णपान के रूप में लिया जा सकता है। पर विभिन्न रोगों में जैसे जुखाम, मोटापा, उदर विकार, पीलिया, नशीले पदार्थों का सेवन किया हो या पथरी आदि में लगभग पूरे दिन के अंदर 10 से 12 गिलास का जल का सेवन करना बड़ी आवश्यक माना गया है। उपवास काल में अधिक से अधिक जल का सेवन करना चाहिए ताकि शरीर के अंदर के विजातीय तत्व बहुत तेज़ी से निकल सकें। वर्षा जल जो है उसके बारे में बताते हैं कि वर्षा जल सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि विभिन्न प्रकार के खनिजों से युक्त होने के कारण ये रोग को शमन करने के लिए, योगों को नष्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। स्रोतों के अनुसार जल के गुण धर्म कौन कौन से हैं? इसमें भूमिगत जल, आचार्य, चरक और अष्टांग संग्रह में 8 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले नदी का जल, दूसरा तड़ांग जल, तीसरा कुएं का जल, चौथा चौष्ट्य जल। चौष्ट्य जल बोला जाता है वर्षा या फिर उसको बोलेंगे कि अंतरिक्ष जल भी बोला जाता है, जो अंतरिक्ष से बहता है। ठीक है, फिर अगला है सरोवर का जल, झरने का जल, बावड़ी का जल और अद्भित जल। तो इस प्रकार से वर्षा जल और ये जो जल के प्रकार हैं 8 प्रकार के जल होते हैं जो अलग अलग भागों से हमको प्राप्त होते हैं। तो वर्षा जल पृथ्वी के विशेष स्थान के संपर्क में आने पर उसके गुण धर्मों में भी परिवर्तन हो जाता है। पृथ्वी के जिस भाग पे वो जल बरस रहा है तो वहाँ की मिट्टी से मिलकर अपने गुण धर्मों में चेंजेस ला देता है। तो सबसे पहले सफ़ेद मिट्टी पर जब उसकी बरसात होती है तो वो कषाय रस युक्त हो जाता है। फिर काली मिट्टी पर पड़ता है तो मधुर रस बनता है। इससे पांडुर मिट्टी पर पड़ने पर तिक्त रस की उत्पत्ति होती है, नीली से कषाय और मधुर रस की, ऊसर से लवण रस की और कपिल से क्षार रस की उत्पत्ति होती है। ये रस क्या करते हैं कि जब उन जलों को पिया जाता है तो वो वैसे गुण धर्म के कारण वैसे प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अंतरिक्ष जल जो होता है अक्सर त्रिदोष नाशक होता है, इसलिए इसे दिव्य जल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिव्य जल। तो ऋतुओं के अनुसार भी जल के गुणों में परिवर्तन आ जाता है। वर्षा ऋतु में जो जल होता है वो मधुर, भारी और कफ नाशक होता है। शरद ऋतु के अंदर का जो जल है वो तनु होता है, लघु होता है और कफनाशक होता है। बसंत ऋतु में कषाय और मधुर व रुक्ष गुणों से युक्त होता है और ग्रीष्म ऋतु में यह कफनाशक होता है। तो इसमें एक चीज़ बताते हैं कि समुद्र के 1 लीटर जल में 35 ग्राम नमक होता है। दुर्गंध युक्त होने से ये तीनों दोषों को प्रकोपित करता है, हमारे शरीर के लिए लाभदायी नहीं है। फिर नदी का जल वातकारक, रुक्ष, दीपन और हल्का, शरीर में वजन को कम करने के कारण अभिसंधि प्रभाव वाला होता है। तो ये शरीर को हल्का भी तो करता ही है पर वात को भी बढ़ाता है ये। फिर झरने का जल भूख को बढ़ाता है, भूख दीपन करता है और प्यास को बुझाने वाला होता है। तो नदी के मुकाबले झरने का जल ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। फिर जल चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत क्या क्या है? जल चिकित्सा में रोगी के बल व शारीरिक तापमान पर विशेष ध्यान रखा जाता है। दमा, बवासीर, फोड़े, फुंसी से छुटकारा पाने के लिए नित्य प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। गर्मी में लू में बैठकर, शीत में हवा में बैठकर स्नान नहीं करना चाहिए। फिर शरीर के सभी द्वारों की स्वच्छता के लिए रोजाना स्नान करना आवश्यक है। जल चिकित्सा का मूल सिद्धांत यह है कि स्नान करते समय शरीर का जिस भाग पर ठंडा जल डाला जाता है उस शरीर का रक्त त्वचा की तरफ गति करता है, जिससे तंत्रिका तंत्र, अपना जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और अनिद्रा जैसे रोग दूर होते हैं। फिर इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जल चिकित्सा में भाप स्नान, कटि स्नान, उष्ण व शीत स्नान, सर्वांग शरीर का उष्ण स्नान, मेहन स्नान आदि आते हैं। तो ये जल चिकित्सा का एक भाग है। जल युक्त मिट्टी का लेप ज्वर आदि रोग में ताप को कम करने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। एडोल्फ जोस्ट जो प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर बहुत ही अच्छा मत रखने वाले एक लेखक हैं, जिनसे प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने भारत के अंदर प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए अपील की थी समाज से। तो एडोल्फ जोस्ट जो बताते हैं कि जिस प्रकार पशु पक्षी जल में पूरी तरह से शरीर को डुबोकर फिर खुले स्थान में रगड़कर स्नान क्रिया को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार मानव को भी करना चाहिए। एडोल्फ जोस्ट के अनुसार जल चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत कहते हैं कि स्नान के लिए टब या जल संचय का पात्र इतना बड़ा हो कि व्यक्ति उसमें पाँव सिकोड़कर अंदर डूब सके, बैठ सकें। सर्वप्रथम पेड़ों पर जल का सिंचन करना चाहिए। दोनों किनारों को तेजी से जल से रगड़ कर साफ करें और गर्म जल का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि गर्म जल जो होता है वो आपके तंत्रिका को कमज़ोर करता है, जबकि ठंडा जल, शीतल जल जो होता है आपके शरीर को टोन अप करता है।
सर्दियों के मौसम में ज़रूर आप अपने जल के टेम्परेचर को थोड़ा न्यूट्रल करने के लिए, आपके बॉडी के टेम्परेचर जितना करने के लिए हल्का सा गर्म पानी मिला सकते हैं, पर वो टेम्परेचर में गर्म ना लगे आपको, शीतल ही हो पर सहन योग्य हो। तो इस प्रकार जल चिकित्सा का जो भाग है वो हमने पढ़ा, लगभग 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आगे कुछ चैप्टर ही है जो हम कंप्लीट करेंगे। आने वाला जो चैप्टर है 12वां चैप्टर होगा, वह पृथ्वी तत्व के ऊपर होगा। तो आशा करता हूँ आपको जल चिकित्सा के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो और आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए हों। धन्यवाद।